4.8 अरब डॉलर रह जाएंगे जो 1 अरब हमने कमर्शियल बैंक्स का यूएई में देना है इस करंट वीक के दौरान ही। उसके अलावा पूरे साल के अंदर हमें चाहिए 8.5 अरब कम अज कम जो हमने पेमेंट्स करनी है। और ये जो इसहाक डार साहब पहले कह रहे थे कि दोस्त ममालिक पैसे दे देंगे, वो कौन से दोस्त ममालिक हैं? वो रोल ओवर देंगे या वो नए 3 अरब देंगे? चीन और सऊदीया कब आएंगे, कैसे आएंगे, आपको कुछ पता है? किसी ना किसी तरीके से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आके ये जो इंपोर्टेड टेक्नोक्रेट्स होते हैं इनको लाके या स्टेट बैंक का गवर्नर बना देते हैं या इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। तो ये सारे जो हैं ये नाकाम हो चुके हैं। हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कोई लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान को अब कौन सा दोस्त मुल्क पैसे देगा और कहां तक पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो सर्वाइव कर पाएगी। तो दूसरी एक डिबेट में आप देखोगे कैसे आज जो बजट लाने की घोषणा हो रही है, तो पाकिस्तान में जहर खाने को धेला नहीं है। तो ये बजट लाए किस चीज का? क्योंकि आज पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अगर डिपेंड है तो वो सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ पे डिपेंड है। और आईएमएफ अभी तक इनसे अपनी शर्तें मनवाने के लिए पाकिस्तान में तबाही के कगार पे लाके खड़ा करना चाह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आईएमएफ की शर्तें अगर लागू होती है तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आग की तरह फैलेगी और पाकिस्तान की आम आवाम का जो खून चूसा जाएगा वो पाकिस्तान की हुकूमत के पास इस चीज का कोई इलाज नहीं बचा है। तो आज पाकिस्तानी मीडिया कैसे डिस्कशन कर रहा है कि आईएमएफ के साथ डील कैसे हो और साथ में कौन सा दोस्त मुल्क हमें अब अपनी सहायता दे और थोड़ा बहुत पैसा दे ताकि हम सरवाइव कर सकें। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों या कोई डायरेक्शन नजर आए या कोई सर्टेनिटी आए तो डेफिनेटली उसका असर पर इन्वेस्टर्स पे, मार्केट्स पे और ट्रेड्स पे जो है वो पॉजिटिव जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरा ये कि लेंडर्स भी जो है ना उसको फिर पॉजिटिवली देखते हैं कि मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो एक डायरेक्शन में आ गई है और कौन स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे बात की जाए और फिर उसके बाद किस तरह से लेंडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो। तो ये बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारा वो। अच्छा खुर्रम साहब, इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस तरह की बात करते हैं या ये डिससर्विस कर रहे हैं मुल्क के साथ। 4.8 अरब डॉलर रह जाएंगे जो 1 अरब हमने कमर्शियल बैंक्स का यूएई में देना है इस करंट वीक के दौरान ही। उसके अलावा पूरे साल के अंदर हमें चाहिए 8.5 अरब कम अज कम जो हमने पेमेंट्स करनी है। और ये जो इसहाक डार साहब पहले कह रहे थे कि दोस्त ममालिक पैसे दे देंगे, वो कौन से दोस्त ममालिक हैं? वो रोल ओवर देंगे या वो नए 3 अरब देंगे? चीन और सऊदीया कब आएंगे, कैसे आएंगे, आपको कुछ पता है इस बारे में? अच्छा, मैं एक तो ये बता दूं कि नेक्स्ट एक हफ्ते से 10 दिन में $1 बिलियन है, $4 बिलियन नहीं है। और $1 के नेक्स्ट 3 मंथ्स में $8.5 बिलियन की पेमेंट है। और मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मली होता ये है कि जैसे अगर इस साल आपकी $22 अरब की पेमेंट्स हैं, फॉरेन पेमेंट्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि बैरूनी अदायगियां, कर्जों की अदायगियां जो हैं, उसमें से तकरीबन $12 अरब का रोल ओवर है। और ये हर साल रोल ओवर होता है और ये ऐसा नहीं है कि इस साल नहीं होगा और पिछले साल नहीं होगा। आपने जो डेट रीपे किया है अभी तक वो मेरे ख्याल में कोई $4 से $5 बिलियन है और $3 से $4 बिलियन आपका रोल ओवर हो चुका है। बाकी आपके पास जो है ना $3 से $4 बिलियन का गैप है। ये जो $3 से $4 बिलियन का गैप है इसे फिल करना है और वो आईएमएफ के बगैर नहीं हो सकता। होना ये चाहिए कि आईएमएफ की जो शराइत है वो आज मान ली जाए बनिस्बत इसके कल मानी जाए। कल भी आपने माननी शराइत है क्या सर? वैसे और ऑप्शन नहीं है। इस वजह से फंसा हुआ कि हम शराइत नहीं मान रहे उनकी, ये रिव्यू जो फंसा हुआ है ना कि शराइत मान लो। देखिए 2-3 चीजें देखिए जी, आप करंट जो है मार्केट बेस करें या एटलीस्ट मैनेज फ्लोट हो तो करेंसी इंटरबैंक में एक तरह से फिक्स हुई हुई है। और आप देखें ओपन मार्केट में करेंसी कहाँ जा रही है, रुपी जो है वो $200 जो है 260 के करीब जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो जब वहां पे ट्रेड हो रहा है तो कोई रेमिटेंस भेज रहा है, कोई एक्सपोर्ट्स कर रहा है अगर, तो वो क्यों अपना डॉलर जो है बैंक के थ्रू भेजेगा जब उसको ज्यादा पैसे ओपन मार्केट ग्रे मार्केट क्रिएट हो गई है, नंबर 1। सेकेंडली वो ये कहते हैं आईएमएफ वाले कि जी आप सर्कुलर डेट पे कोई हमें कॉन्क्रीट प्लान दें। तो वो गलत तो नहीं कहते। तो वो कहते हैं कि जी आप कॉन्क्रीट प्लान देना, आपके इतना बड़ा इनएफिशिएंसी है, एनर्जी का इतना बड़ा इशू है, 4-4 ट्रिलियन रुपीस का आप लॉस कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप कोई प्लान तो दें। तीसरी बात ये है कि गैस की प्राइसेस बढ़ाने की बात करें, मार्केट रेट्स पे लाने की बात वो इसलिए करते हैं कि आप अपनी इनएफिशिएंसीज को ठीक करें। तो वो भी नहीं किया। फिर वो ये कहते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस आप जो है वो कम कर रहे हैं लेकिन आप टैक्स जो है शॉर्टफॉल कर रहे हैं क्योंकि ग्रोथ नहीं है, प्रॉब्लम्स है, फ्लड आया हुआ है आपके यहाँ। मैं ये कहता हूँ कि आईएमएफ को भी तो नेक्स्ट एक्सटेंड समझना चाहिए, लेकिन हम इतने ज्यादा जो है अपनी गवर्नेंस में वीक हैं कि हमने आईएमएफ के पहले भी बात नहीं मानी। तो डेफिनेटली वो ये कहते हैं कि जी आप पहले भी नहीं मानी।
गुजारा ये सवाल और वैसे तो वो ये कि पेट्रोल जो है ना वो कम कर दिया गया है कुछ 2 रिव्यूज में, और इस मरतबा पीडीएल को भी कम कर दिया गया है। तो होना ये चाहिए था कि क्योंकि लोग न्यूट्रलाइज हो चुके हैं पेट्रोल प्राइस पे, आज रिलीफ देने से बेहतर है आज टैक्स में कन्वर्ट किया जाए ताकि आईएमएफ की शराइत पूरी हो, ताकि हमें वहां से रिलीज हो ट्रांच और फिर वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के साथ आपको सऊदी अरबिया और चाइना भी पैसे दे। खुरम, जो मैं चाह रहा हूँ आपसे समझना है, सवाल ये पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक नहीं है, मगर मेरा सवाल ये कि आप पाकिस्तान की कंडीशन जानते हैं, 2/3 यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो गुर्बत से नीचे है। तो आपने तो एज इकोनॉमिस्ट बिल्कुल एक सेंसिबल बात की कि आप आईएमएफ के पास जाएं। तो ये जो महंगाई का सैलाब तूफान आएगा, पाकिस्तान पॉलिटिकली क्या ये ले सकता है? ये शराइत को मान के आप पाकिस्तान को एक नॉर्मल माशरा रहने देंगे जो यहाँ की गुर्बत को सामने रखे ना? अच्छा जी, इसमें एक जवाब इसका ये है कि अगर आप डिफॉल्ट कर गए ना तो आपके पास महंगाई जो है ना यहाँ से 4 गुना बढ़ जाएगी, और आपके यहाँ जो है ना लोग कतारों में खड़े होंगे। मैं बात करना नहीं चाहता, कतारों में खड़े होंगे फूड की शॉप्स पे और फार्मेसीज की शॉप्स पे और हॉस्पिटल्स में, और आपके यहाँ ट्रेड कोई नहीं कर रहा होगा आपके साथ और आपको कोई पैसे भी नहीं दे रहा होगा। तो वो ज्यादा सिचुएशन खराब है कि ये खराब है जहाँ पे आप ऑलरेडी महंगाई जो है 22-23% $3-4 अरब सिर्फ बीच में मार्जिन रहेगा। वो कहते हैं बाय द स्किन ऑफ टूथ आप बच रहे हैं वहां से, और दूसरी तरफ से मतलब बचत कहीं भी नहीं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी वाला मामला। आखिरी बात ब्रीफली, खुरम साहब, आपके ख्याल में डॉलर की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए इस वक्त जो आईएमएफ डिमांड कर रही है? ज्यादा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनेशनली जो है ना वो डॉलर अब थोड़ा थमा है, क्योंकि इंटरनेशनली फेड ने भी, जो सेंट्रल बैंक है यूएस का, उसने ये कहा है कि अब हम रेट नहीं बढ़ाएंगे ज्यादा। अच्छा, तो ये अच्छी बात है कि यहाँ से 5 से 8% या मैक्सिमम 10% यानी कि 245 तो वो फिगर क्या रेट पे लाना है जो ऑलरेडी जो है ओपन मार्केट में चल रहा है। तो बहुत ज्यादा हमें 260 करना, हमें सिर्फ 260 से 65 मार्केट पे लेकर आना है। तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आईएमएफ आपके पास आ जाएगा। लेकिन वो डिजिट क्या है? वो 265 का है, 260 के दर 60 और 65 आपको ये बता रहा हूँ। देखें अभी जो ये जो ओपन मार्केट में चल रहा है वो देखें 255 भी ट्रेड हो रहा है, 50 भी हो रहा है, 60 भी हो रहा है। सही है। तो आपके पास 5 से 8 रुपए या 10 रुपए का फर्क होता है इतने बड़े रेट पे इंटरबैंक मार्केट पे। तो इंटरबैंक पे 240 हो जाएगा, 245 हो जाएगा, तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पास आईएमएफ आ गया ना तो आपके बहुत सारे मसले अगले 6-8 महीने में हल हो जाएंगे, उसके बाद महंगाई भी नीचे आएगी। होता है ना, उस बजट में आप सारे हकायक सामने नहीं लेके आते, सारी फिगर्स उस बजट में नहीं होती। बहुत से ऐसे कर्जे होते हैं, बहुत सी ऐसी फंडिंग होती है जो कर्जे आपको कहीं से मिलते हैं, आप उनका जिक्र बजट डॉक्यूमेंट्स में नहीं करते। आप कुछ इदारों को फंड करते हैं अवाम से, टैक्सों के जरिए जो आमदनी आती है रियासत को, तो आप उसमें से कुछ पैसे जो है बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो बहुत से इदारों को देते हैं, लेकिन अब वो बजट में लिखी नहीं जाती। इस चीज की एविडेंस मौजूद है। तो एक तो आप ट्रांसपेरेंट करें अपनी इकोनॉमी को। पाकिस्तान में 2 इकोनॉमी चल रही हैं, एक रेगुलर इकोनॉमी है जो छोटी सी इकोनॉमी है, एक ब्लैक इकोनॉमी है जो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो आप कह रहे हैं एक तीसरी इकोनॉमी भी है ना जो हुकूमत खर्चा करती है और बताती है। हाँ, तो वो रेगुलर इकोनॉमी के अंदर भी जो है ना एक इकोनॉमी है। तो जिस तरह स्टेट विद इन स्टेट होती है, इसी तरह इकोनॉमी विद इन इकोनॉमी भी है। तो ये जो कंट्राडिक्शंस हैं ये खत्म होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे मसाइल का हल जो है वो टेक्नोक्रेट्स की अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स या डिक्टेटरशिप नहीं है। हमारे मसाइल का हल जो है वो डेमोक्रेसी है। और अगर ये शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान और आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान ये आपस में मिल बैठ के कोई मसला हल नहीं कर सकते, तो इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। तो आप इलेक्शन करवा दें, मई में, जून में इलेक्शन करवा दें। जब भी इलेक्शन होगा, मैं समझता हूं कि जो अगला इलेक्शन है ये इलेक्शन होना चाहिए कि इमरान खान की 3.5 साल की कारकर्दगी को सामने रखें, और शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों की जो 1.5 साल की कारकर्दगी है उसको अवाम सामने रखें, और उससे पहले भी जो हुकूमतें थी उनकी भी कारकर्दगी को सामने रखें, और इकोनॉमी को बैरोमीटर बना लें लोग। तो आप देखें इमरान खान ने क्या किया। इमरान खान ने अपने 3.5 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदले, 6 फाइनेंस सेक्रेटरी बदले, 8 चेयरमैन एफबीआर बदले। और ये जो हुकूमत है ये कभी मुफ्ता इस्माइल को लेके आती है, कभी इसाक डार साहब को ले आती है, कभी एक चेयरमैन एफबीआर लाती है, कभी दूसरा चेयरमैन एफबीआर लाती है। फर्क कोई नहीं है इनमें। इमरान खान साहब ने भी जो है ना इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट्स के जरिए गवर्नमेंट चलाई। रजा बाकर कौन था, कहां से आया था, आपको पता है, इम्पोर्टेड आदमी था वो। और हफीज शेख क्या था, इम्पोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर था। शौकत तरीन साहब जो है वो पहले सिटी बैंक में काम करते थे, फिर यूनियन बैंक में काम करते थे, तो वो भी इंपोर्टेड की कैटेगरी में आएंगे। 20-22 साल वो सिटी बैंक के साथ काम करते रहे। और यही लोग जो है उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को भी फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे सर्व करते रहे।
तो इमरान खान की गवर्नमेंट है या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और अभी भी इस हुकूमत में भी कुछ इंपोर्टेड लोग जो हैं वो हैं, टेक्नोक्रेट्स इसमें भी हैं। तो हम जैसे लोग जो हैं, हम तो पाकिस्तान की मोहब्बत में टेक्नोक्रेट्स को अपोज करते रहते हैं, लेकिन ये जो हमारे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस हैं, ये किसी ना किसी तरीके से IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आके ये जो इंपोर्टेड टेक्नोक्रेट्स होते हैं, इनको लाके या स्टेट बैंक का गवर्नर बना देते हैं या इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। तो ये सारे जो हैं ये नाकाम हो चुके हैं। तो इलेक्शन जल्दी करवा दें आप। पाकिस्तानी अवाम फैसला करेंगे कि इमरान खान सही था या शहबाज शरीफ सही था या कौन सही था। और अगला इलेक्शन जो है वो पाकिस्तानी अवाम को हर पॉलिटिकल पार्टी की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसको सामने रख के वोट देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तानी अवाम फैसला करें तो ये इमरान खान भी नाकामी से दो चार हुए हैं, डिसअपॉइंटमेंट, शहबाज शरीफ साहब भी नाकामी से दो चार हुए हैं, डिसअपॉइंटमेंट। तो मेरा ख्याल है कि किसी नई पॉलिटिकल फोर्स को अगर पाकिस्तानी अवाम ट्राई करे तो ज्यादा बेहतर है, और वो इन्हीं में से सामने आएगी। कोई नई फोर्स जो है ना वो कहीं से कोई बनाएगा नहीं। ये एक डेमोक्रेसी जो है उसमें अगर आप पाकिस्तान में जेन्युइन इलेक्शन करवा दें तो जेन्युइन इलेक्शन में ही जो है एक कुदरती तरीके से, एक नेचुरल तरीके से एक नई लीडरशिप सामने आ जाएगी जो हमारे मसले हल कर सकती है। अब आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान में इतने ज्यादा अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, इतने ज्यादा अच्छे डॉक्टर हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास हमारे बहुत से मसाइल का हल है।